जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वह इसके अंदर से देखने को मिलेंगे। आप लोग ध्यान से और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र पर उस देश का अधिपत्य होता है, जिसका केवल वही बिजली, मत्स्य पालन, परिवहन आदि के लिए क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। वहीं हम लोग उसे क्या कहते हैं, अपवर्जक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। संसाधनों को विवेकपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है, यानी संसाधन का संरक्षण कहलाता है। भविष्य में आने वाले पीढ़ी को इसी रूप में संसाधन मिले, अतः इसका संरक्षण यानी कि बचाव करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। यदि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप लोग ऐसे ही आंसर को लिखिएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। तो दोस्तों इसका आंसर कह रहा है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है, क्योंकि विभिन्न उपकरणों और मानव कुशलता के कारण ही संसाधनों की खोज किसी भी स्थान पर उत्खनन से पहले की जाती है। बिना तकनीक अथवा कार्य कौशल एवं निपुणता के बिना संसाधनों का खोज एवं उपयोग की विधि पाना संभव नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ चुका होगा। आप लोग वीडियो को रोककर ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, या फिर ऐसे पूछेगा समोच्च कृषि क्या है या इसकी परिभाषा लिखिए। तो आप लोग लिखिएगा कि मिट्टी की सतत गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, जिसे समोच्च कृषि कहते हैं। इस विधि द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति एवं संरक्षण क्या होता है, साथ साथ होता है, यानी इसकी उर्वरता शक्ति भी बढ़ती है मिट्टी की और उसका संरक्षण भी साथ साथ होता है। या फिर दोस्तों इसे यदि आप और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, यानी और इसको छोटा करके लिखना चाहते हैं इस आंसर को, तो आप लिख सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली सीढ़ीनुमा प्रकार की खेती आपका समोच्च कृषि के नाम से जानी जाती है। यह जो है मिट्टी की उर्वरता और शक्ति दोनों का संरक्षण एक साथ करती है। ऐसे आप लिख दीजिएगा तब भी आपका समोच्च कृषि का परिभाषा हो जाएगा। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण है वन्य जीवों के ह्रास का सबसे बड़ा कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, जिससे इनका आवास छीन गया और ये बेघर हो गए। दूसरा कारण कह रहा है कि पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण एवं विभिन्न तरीकों से वन संपदा का दोहन हुआ, जो वन्य जीवों के ह्रास एवं विलुप्त होने के कारण बने। तीसरा कारण जो है रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, उसके बाद औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण के कारण वन्य जीवों का भी ह्रास हुआ है। चौथा कारण कह रहा है कि वन्य जीवों के शिकार और इसके व्यापार से भी वन्य जीवों का ह्रास तेजी से हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। यह क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ज्योग्राफी में पूछेगा या फिर इकोनॉमिक्स में, तो आप लोग बढ़िया से बना दीजिएगा इसको देखकर, यानी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बढ़िया से लिख दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेड डाटा बुक क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर पशु पक्षियों जीव जंतुओं के संख्या का रिकॉर्ड रखने की जो सूची बनाई जाती है उसे ही रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। इसे IUCN जारी करता है। IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन नेचर है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। यानी आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ साथ कंप्लीट हो रहा है, तो आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन क्या है। तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में एक विशेष आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके तहत स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ों को काटते देखकर बचाने के लिए अपने आगोश में पेड़ पौधों को घेर कर उनकी रक्षा करते थे, जिसे हम लोग क्या कहते थे, चिपको आंदोलन कहते थे। और यह किसके नेतृत्व में हुआ, तो यह सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ। तो आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खनिजों के संरक्षण के उपाय सुझाएं। यानी खनिजों को सुरक्षित यानी संरक्षण करने के लिए उसका क्या क्या उपाय हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका, खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण करके उनका बचत पूर्वक उपयोग करके एवं कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज करके एवं उनके विकल्पों की खोजना, खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों को बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटा जा सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण के उपाय को लिखें। तो ऊर्जा संरक्षण के उपाय जो है निम्नलिखित है। 5 उपाय हैं ऊर्जा संरक्षण के, आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अधिक उपयोग करना। दूसरा है अनावश्यक उपयोग पर रोकथाम। तीसरा हो जाएगा दोस्तों सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके। और चौथा है निजी वाहन का उपयोग कम करें। उसके बाद है दोस्तों लोगों को शिक्षित करें। इससे क्या हो जाएगा, ऊर्जा के संरक्षण होंगे। तो ये ऊर्जा संरक्षण के यदि आप इन 5 उपायों को लिख देते हैं तो आपको आसानी से बोर्ड एग्जाम में जितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे उतना मार्क्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत क्रांति जिसको हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, यह क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है जिसे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई दोस्तों 1970 ईस्वी में जनवरी 13 को हुई, यानी 13 जनवरी 1970 को हुई इसकी शुरुआत। भारत में श्वेत क्रांति का जन कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो कुरियन को कहा जाता है। कुरियन जो है, कुरियन ये आपके श्वेत क्रांति के जनक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में अंतर स्पष्ट करें। तो दोस्तों व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में अंतर चलिए हम लोग देख लेते हैं। व्यापारिक कृषि का परिभाषा हो जाएगा वैसा कृषि जिसका उत्पादन व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है, जिसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, इसमें किसान नए तकनीक का प्रयोग कर फसल का उत्पादन करते हैं। यानी ये इस प्रकार की कृषि जो होती है व्यापारिक कृषि, इसमें किसान जो है नए तकनीकों का प्रयोग करते हैं और फसल का उत्पादन करते हैं। वहीं निर्वाहक कृषि जो है वैसा कृषि जो जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, निर्वाहक कृषि कहलाता है। इसमें पूंजी का अभाव तथा किसानों की स्थिति दयनीय होता है, जैसे कि गेहूं हो जाएगा, धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कृषि में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है। तो भारतीय कृषि में निम्नलिखित उपाय करके जो है सुधार लाया जा सकता है। कौन कौन उपाय हैं, आइए 5 उपाय हैं, इसको देख लेते हैं। पहला है भारत को किसानों के लिए उत्तम बीज, उत्तम उर्वरक एवं अच्छे सिंचाई का प्रबंध करना चाहिए। दूसरा है ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन देना चाहिए। तीसरा है किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करना चाहिए। चौथा है कुल कृषि भूमि का लगभग 75% भाग पर
खाद्यान्न फसल लगाया जाना चाहिए। अगला है दोस्तों, टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को शिक्षित और जागरूक करना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जिस उद्योग का संबंध उपभोक्ता से होता है तथा वह उपयोगी वस्तुएं बनाता है, जिसे उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। इसमें विशेष रूप से गृह उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे में क्या क्या हो जाएगा, तो कागज उद्योग हो जाएगा, दंत मंजन उद्योग हो जाएगा, चाय हो जाएगा, चीनी सीमेंट हो जाएगा, पंखा हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सब हो जाएंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदूषण क्या है या मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पर्यावरण में होने वाले वैसा परिवर्तन जो समस्त जीवधारियों एवं प्राकृतिक समता को हानि पहुंचाता है, उसे प्रदूषण कहते हैं। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा, जल, वायु तथा मिट्टी में अवांछनीय पदार्थों के मिल जाने से उसके उपयोगिता में कमी आ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषण के नाम से जानते हैं। दोस्तों प्रदूषण जो है 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा मृदा प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण और पांचवा रेडियोधर्मी प्रदूषण। यानी 5 प्रकार के ये प्रदूषण होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की निर्यात एवं आयात वाली वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत की निर्यात वाली वस्तुएं कौन कौन है। तो भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, रसायन एवं संबंध उत्पाद, अयस्क एवं खनिज तथा सामान शामिल हैं। भारत की आयात वाली वस्तुएं कौन कौन है। तो आयात की जाने वाली वस्तुएं में पेट्रोलियम एवं संबंधित उत्पाद, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो जाएगा, उसके बाद सोना और चांदी हो जाएगा, उर्वरक हो जाएगा, रसायन हो जाएगा और अलौह धातु हो जाएगा। ये सभी क्या है कि आयात वाली है। आयात का मतलब होता है कि जो भारत के अंदर मंगाया जाता है, यानी किसी दूसरे कंट्री से अपने भारत में मंगाया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं कि यह वस्तु आयात हो रहा है। और अपने इंडिया से जो है दूसरे देश में यदि किसी वस्तु को हम भेजते हैं तो उसे हम कहते हैं कि इसका निर्यात हो रहा है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, बिहार में धान की फसल के लिए भौगोलिक दशाएं निम्न हैं। पहला है उष्णार्द्र जलवायु, दूसरा है तापमान 22 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए, तीसरा है वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चौथा है मिट्टी जलोढ़ चिकनी होनी चाहिए और पांचवा जो है बुआई जून से अगस्त, कटाई सितंबर से नवंबर में होनी चाहिए। तब जाकर क्या हो जाएगा, भौगोलिक दशाओं मतलब धान की फसल अच्छी हो पाएगी। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में दलहन के उत्पाद एवं वितरण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, बिहार में दलहन फसल में चना, मसूर, खेसारी, मटर, मूंग, अरहर, उड़द तथा कुर्थी प्रमुख हैं। चना, मसूर, खेसारी एवं मटर रबी दलहन की फसलें हैं तथा अरहर तथा मूंग खरीफ की फसलें हैं। दलहन उत्पाद में पटना प्रथम स्थान पर है तथा औरंगाबाद और कैमूर जो है द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान पर हैं। यानी फर्स्ट पे क्या है, पटना है, द्वितीय पर औरंगाबाद और तृतीय पे जो है आपका कैमूर है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारा, बिहार की मुख्य नदी घाटी परियोजनाओं का नाम बताएं एवं सोन परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालें। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं निम्न है। पहला है सोन नहर, दूसरा सारण नहर, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका ढाका नहर, चौथा त्रिवेणी और पांचवा जो हो जाएगा कोसी नहर हो जाएगा, छठा गंडक नहर हो जाएगा। तो आइए हम लोग सोन नहर के बारे में देख लेते हैं। तो यह सोन सिंचाई परियोजना का एक भाग है। यह बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना है। इसे 1874 में टिहरी पर निर्मित किया गया। इसमें 2 नगरें निकली है। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सतत विकास क्या है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे, सतत विकास कहलाता है। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है, यही सतत विकास है। अगला क्वेश्चन है
कि योजना आयोग क्या है। तो भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाने वाले आयोग को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग का परिभाषा ये हो जाएगा। आगे इसी में कुछ पॉइंट दिया गया है, महत्वपूर्ण पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद है प्रथम अध्यक्ष जो थे योजना आयोग के वे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम क्या है। तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह अविकसित कहलाता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। आइए हम प्रति व्यक्ति आय क्या है इसको देख लेते हैं, यानी पर कैपिटा इनकम। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय और बटा देश की कुल जनसंख्या। इसको आप लिख दीजिएगा तो आपको दो मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट का तात्पर्य देश के वर्तमान जनसंख्या का शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक विकास का निर्धारण करना। इस रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख दस्तावेज माना गया है जो खास करके निर्धनता को दर्शाने में अहम भूमिका निभाती है। भारत में पहली बार योजना आयोग के द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 को दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी की गई थी, पहला मानव विकास रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बिहार एक पिछड़ा एवं अत्यंत गरीब है, क्यों। तो इसका कारण हो जाएगा बिहार अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा हुआ राज्य है क्योंकि यहाँ गरीबी की व्यापक प्रवृत्ति निरंतर मौजूद रही है। बिहार पूरे देश में उड़ीसा राज्य के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है। यहाँ की बसर प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर यानी 41.4 राज्य की प्रतिवर्त करती है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में न्यूनतम है, जिसके चलते बचत निम्न स्तर पर है। कम बचत के कारण पूंजी निर्माण दर कम होता है। कम पूंजी निर्माण दर के कारण विनियोग भी कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम रहती है। यही वजह है कि बिहार एक गरीब राज्य है, यानी यही सब कारण है। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा क्या है। तो मुद्रा जो है, जिसको हम लोग करेंसी कहते हैं, पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। मुद्रा को आर्थिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। अब आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की परिभाषा हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो किसी एक वस्तु का देन वस्तु किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन विनिमय प्रणाली कहलाता है। उदाहरण के लिए गेहूं से चावल बदलना, सब्जी से तेल बदलना। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब हो जाएगा कि वस्तु से वस्तु का बदलाव करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसे किसी ने अगर गेहूं दिया तो मतलब किसी को अगर मान लीजिए किसी के पास गेहूं है और उसको चावल की ज़रूरत है तो गेहूं वाला अपना गेहूं दे देगा और उससे चावल ले लेगा अगर उसको गेहूं की ज़रूरत है तो आपको समझ में आ चुका होगा। आइए क्रेडिट कार्ड क्या है देख लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर सकता है। तो ये रहा क्रेडिट कार्ड का परिभाषा। अगला है दोस्तों साख क्या है। तो साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास किया जाता है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की
विश्वास से होता है, यही साख है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। तो भारत के अधिकांश किसान गरीब हैं और उनकी आमदनी काफ़ी कम है, फलतः बीज, उर्वरक, सिंचाई और आदि के लिए उन्हें साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्यों को लिखें। तो इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है जमा राशि को स्वीकार करना, दूसरा ऋण प्रदान करना, तीसरा सामान्य अयोग्यता संबंधित कार्य और चौथा है एजेंसी संबंधित कार्य। अगला क्वेश्चन है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सहकारिता का अर्थ है कार्य करना, मिलजुल कर एक साथ रहना, अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं, उसे सहकारिता के नाम से जानते हैं। भारत में इसकी शुरुआत जो हुई 1904 ईस्वी में हुई, सहकारिता साख समिति द्वारा हुई, ठीक है, जिसके अनुसार गांव या नगर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह क्या है। तो स्वयं सहायता समूह 15-20 व्यक्तियों, खासकर महिलाओं का एक ऐसा समूह है जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर पारिवारिक छोटे छोटे जरूरतों को पूरा करते हैं, जिससे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा वे अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण जो है कि कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजगार और सेवा में क्या संबंध है। तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है, उसी धन से खर्च करने के बाद वह शेष रुपए को जमा कर पूंजी के रूप में किसी अन्य क्षेत्र में निवेश करता है, तो सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। अतः रोजगार और सेवा एक दूसरे के सीधा संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्रों को बतलाएं। तो ये 5 सेवा क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला है कॉल सेंटर, कस्टमर केयर, दूसरा है रिकॉर्डिंग सेंटर, संगीत की रिकॉर्डिंग, तीसरा है ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली, चौथा है चिकित्सा संबंधित परामर्श और पांचवा है बैंकिंग सेवा। आइए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आधारभूत संरचना से तात्पर्य उन सुविधाओं और सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास की आवश्यकता में होते हैं, जैसे वित्त हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, संचार हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, उसके बाद नागरिक सेवाएं हो जाएगी, इत्यादि और भी सेवाएं हो जाएगी आधारभूत संरचना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक संरचना का क्या महत्व है। तो आर्थिक संरचना लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। आर्थिक विकास से सभी क्षेत्रों में संबंध होता है। आर्थिक संरचना के अंतर्गत वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों। तो दोस्तों, बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां सिंचाई के साधनों की विकास की आवश्यकता है, क्योंकि बिना सिंचाई के अच्छी उपज नहीं होती। ऐसे जिले में कौन कौन आ जाएंगे। रोहतास आ जाएगा, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा एवं पटना है। जहां सिंचाई के साधनों का विकास नहीं हुआ है, इन क्षेत्रों में वर्षा की भी क्या है कि कमी रहती है। तो दोस्तों, ये था हमारा कंप्लीट इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोगों ने इसको कंप्लीट देख लिया है। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग देखेंगे सिविक्स के कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सिविक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और दोस्तों, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।